हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरा नाम है कृतिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में कृतिका BLLB। बच्चों, जैसा कि आप सभी की रिक्वायरमेंट थी कि मैम इंग्लिश पे वीडियो बनाइए, ज़्यादातर इंग्लिश पे वीडियो बनाइए और इंग्लिश का पेपर कैसे करें इस पर भी वीडियो बनाइए और हम कैसे लिखें कि इंग्लिश में हमें अच्छे नंबर दे। तो आप सभी की डिमांड को ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बनाया है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का वीडियो, क्योंकि मैंने इसमें 29 पेजेस का, आप देख सकते हो कि 29 पेजेस का पूरा PDF है। मैंने पूरा पेपर सॉल्व किया है और बहुत ही बढ़िया ढंग से मैंने पेपर सॉल्व किया है। जिस तरह से आप अगर एग्जाम में लिखते हो इसी तरह से, तो सच में आपको बहुत ही अच्छे नंबर मिलने वाले हैं। और जो कई तरह के डाउट होते हैं बच्चों की कि इंग्लिश पेपर कैसे करें, उसमें क्या क्या आएगा और हमें उन चीज़ों को कैसे करना चाहिए कि हमें एग्जाम में अच्छे नंबर दे, उनका मेथड क्या होना चाहिए। और जो कभी कभी ऑप्शन भी होता है, हर एक यूनिवर्सिटी, कोई भी यूनिवर्सिटी हो, पेपर में कुछ बहुत चॉइसेस भी होती हैं कि आपको ऐसे कर सकते हो या आप ट्रांसलेशन कर सकते हो या आप लेटर कर सकते हो या पैसेज कर सकते हो। तो इन चॉइसेस में हमें कौन सा चुनना चाहिए, कौन सा करेक्ट होगा हमारे लिए, इन सभी चीज़ों को आज हम डिस्कस करेंगे। ये वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर चाहिए तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये वीडियो देखना चाहिए और एंड तक देखना चाहिए। और आप काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बताने वाले हैं हम इसमें। ओके। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप LLB या BLLB के स्टूडेंट हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़िएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी कि जो आपके बाकी सब्जेक्ट हैं मैं उनके भी इसी तरह से पेपर सॉल्व करके या नोट्स आपको इसी तरह से प्रोवाइड करा सकूं। ओके। तो चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो। तो जो आज का ये पेपर सेशन है, जो आज का वीडियो है, तो इसमें देख सकते हो पेपर में हमारा पहला सेक्शन आता है, सेक्शन ए, जिसमें कि पहला क्वेश्चन है, इसमें प्रपोजिशन आपका आता है। प्रपोजिशन आ सकता है या कोई लीगल टर्म्स भी आ सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपका इस पेपर में तो आया है प्रपोजिशन। ओके। और ये पेपर मैं बता दूं, कानपुर यूनिवर्सिटी का पेपर है, फर्स्ट ईयर BLLB फर्स्ट सेमेस्टर का पेपर है। ओके। तो इसमें क्या है कि आप कुछ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है, 4 क्वेश्चन जिनमें करेक्ट प्रपोजिशन आपको फिल करनी है। क्या फिल करनी है? करेक्ट प्रपोजिशन। स्क्रीन में आप लोग देख भी पा रहे होंगे। पहला जो सेंटेंस है, सी स्लीपिंग अंडर द ट्री, इसमें आपको फिल किया गया करेक्ट प्रपोजिशन अंडर। नेक्स्ट है आपका द फॉक्स फेल इनटू द वेल। नेक्स्ट है आपका इन द वॉर एवरीथिंग वाज कॉस्टली। फोर्थ नंबर है आपका द चिल्ड्रंस डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 नवंबर। एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप लोग इंटर तक प्रपोजिशन पढ़ के आए हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रपोजिशन में तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन फिर भी अगर आपको इंग्लिश में दिक्कत है, इंग्लिश कम अच्छी है आपकी और प्रपोजिशन में दिक्कत होती है, तो मैं कोशिश करूंगी कि इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना दूं। ठीक है। लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि प्रपोजिशन इतने टफ नहीं आते हैं कि आप कर ना पाओ। ठीक है, काफी इजी आते हैं। आप इसी को पेपर को देख सकते हो, इसमें काफी इजी प्रपोजिशन पूछे गए हैं। आप अगर थोड़ा सा भी मेहनत करते हो तो आपका इंग्लिश का पेपर बहुत अच्छा होगा। इंग्लिश के पेपर में एक चीज याद रखिएगा आप लोग, कि इंग्लिश आपकी अगर थोड़ी बहुत भी अच्छी है तो आपका पेपर बहुत अच्छा होगा, थोड़ी बहुत अगर आपने मेहनत कर ली। ठीक है। और जिसकी इंग्लिश नहीं अच्छी तो वो तो कुछ ज्यादा ही मेहनत करें, क्योंकि बेटा अगर आपको इंग्लिश में अच्छे नंबर चाहिए, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको। ठीक है। अब बी नंबर में देख सकते हो, इसमें क्या है, आपको असर्टिव से नेगेटिव चेंज करना है। ये ट्रांसफॉर्मेशन का है। ट्रांसफॉर्मेशन आप इंटर में भी पढ़ के आए हो। और इसमें क्या होता है, जब चेंज किया जाता है असर्टिव से नेगेटिव, तो इस तरह से चेंज किया जाता है कि इसका मीनिंग चेंज ना हो। ओके। जैसे कि सी इज ब्यूटीफुल, अगर इसको नेगेटिव बनाओगे, अगर इस तरह से कर दोगे सी इज नॉट ब्यूटीफुल, तो इसका मीनिंग ही चेंज हो जाएगा। तो हमें इस तरह से चेंज करना है कि इसका मीनिंग भी ना चेंज हो और सेंटेंस नेगेटिव हो जाए। अगर यहाँ पे आप ऐसे करोगे, सी इज अगली गर्ल, सी इज नॉट अगली गर्ल, ठीक है, इस तरह से आप करोगे तो इसका मीनिंग हो जाए वो बदसूरत नहीं है, यानी वो सुंदर है। तो इस तरह से चेंज किया जाता है नेगेटिव में। तो इसी तरह से कुछ मैंने सेंटेंसेस लिखे हुए हैं। पहला सेंटेंस है आपका, ही विल हैव डन द वर्क, तो इसको ऐसे बना सकते हो, ही विल नॉट हैव लेफ्ट द वर्क। ये कुछ अलग तरीके भी हो सकते हैं, ये अलग अलग तरीके से भी बनाया जा सकता है, लेकिन जो भी आपको अच्छा तरीका पता हो आप उससे बना सकते हो, लेकिन मैंने इस तरह से बनाया, आप चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ओके। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस, ही हैज मच वाटर इन द बकेट, इसको इस तरह से बना सकते हो, ही हैज नो लिटिल मिल्क इन द बकेट। नेक्स्ट हमारा, द हाउस वॉज डेकोरेटेड ब्यूटीफुली, तो इसको ऐसे कर सकते हो, द हाउस वॉज नॉट डेकोरेटेड बैडली। ओके। ब्रिंग योर बुक टू मी, डोंट ब्रिंग अदर्स बुक टू मी, मीन्स वो कह रहा है कि अपनी बुक लाओ मुझे। तो इसमें अगर आप ऐसे करोगे, मुझे अपनी बुक मत लाओ, तो वो बनेगा नहीं ना, नेगेटिव। तो इसमें कर दिया, दूसरे की बुक ना लाओ, मीन्स अपनी बुक लाओ। ठीक है, इस तरह से। अब हमारा जो दूसरा सेक्शन क्वेश्चन है 1C, इसमें क्या करना था आपको, असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना था। ठीक है। देखो मैं एक एक तो चीज नहीं पढ़ा पढ़ा के बता सकती, क्योंकि इसे पेपर वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा, आपको मैं मेन मेन चीजें बता दूंगी। ओके। तो इसमें आपको क्या करना था, असर्टिव से इंट्रोगेटिव चेंज करना है। एक चीज याद रखिएगा, इंट्रोगेटिव हम जब भी चेंज करते हैं, अगर सेंटेंस में आपके असर्टिव सेंटेंस में नॉट लगा हो तो हटा दीजिएगा, और अगर ना लगा हो तो ऐड कर दीजिएगा। ओके। अब ये सेंटेंसेस याद है, और याद रखिएगा इंट्रोगेटिव जब भी बनाइएगा लास्ट में क्वेश्चन मार्क बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आप देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। एक्टिव पैसिव आप इंटर तक पढ़ के आए हो, एक्टिव पैसिव बहुत अच्छे से जानते हो, और अगर नहीं जानते हो तो थोड़ा सा और इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। ये जैसे सेंटेंसेस मैंने लिख दिए हैं, इसको रीड कर देते हैं। डू यू रीड द न्यूज पेपर, तो इसका बनाओगे आप ऐसे, पैसिव, इज द न्यूज पेपर रीड बाई यू। नेक्स्ट हमारा, ही हेल्प्ड मी,
तो इसको ऐसे बनाओगे, आई वॉज हेल्प्ड बाई हिम। नेक्स्ट है द पुलिस विल अरेस्टेड द थीफ। आप इसको ऐसे बनाओगे, द थीफ विल बी अरेस्टेड बाय द पुलिस। नेक्स्ट है आपका प्लीज गो टू स्कूल, यू आर रिक्वेस्टेड टू गो टू स्कूल। काफी इजी आते हैं प्रीपोजिशन, सॉरी एक्टिव पैसिव काफी इजी आते हैं, आप इनको थोड़ा सा भी पढ़ लीजिएगा तो आपका काफी अच्छा हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा जो 1E आता है, इसमें डायरेक्ट आते हैं, ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट चीज जो है सबसे मेन चीज है, अब यहाँ से यहाँ तक तो आपका वही होता है आता है जो आप इंटर में पढ़ के आए हो, ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सब लोग जानते हैं, आप लोग जानते हो भी होगे। अब हम यहाँ आते हैं, क्वेश्चन नंबर जो 1F है, यहाँ से आपका मेन चीज शुरू होती है। अब इसमें क्या है, लीगल टर्म्स, एक अल्ट्रा वायरस एक लीगल टर्म्स है, ठीक है, ये आया हुआ है। इस तरह से 4 नंबर का आपका कोई ना कोई एक आ जाएगा, लीगल टर्म्स कोई ना कोई आ जाएगा, ठीक है। एक लोकस स्टैंडी पिछली बार आया था, काफी पेपर में ये बहुत ज्यादा आते हैं। तो आप कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स पढ़ लीजिएगा। अगर आपको प्रॉब्लम हो ना समझ में आए कि कौन सा लीगल टर्म्स पढ़े, तो आप लोग बताइएगा, मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगी, सेपरेट वीडियो, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट लीगल टर्म्स बता दूंगी, जिसमें आप उनको अगर पढ़ लोगे तो उन्हीं में से कोई सॉर्ट आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा आप इसका मीनिंग बता दोगे, बियॉन्ड द पावर इसका मीनिंग होता है। अब इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दोगे, 4 नंबर का बहुत ज्यादा नहीं करना है, लेकिन हाँ थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर दीजिएगा, ठीक है। तो आप इस तरह से देख सकते हो। नेक्स्ट जो हमारा है जी नंबर, इसमें क्या है, डिटरमाइनर की आपको डेफिनेशन लिखनी है। तो इस तरह से पेपर में इंटर में तो इस तरह से हम लोगों ने नहीं पढ़ा है ना, हम लोगों ने अल्ट्रावायलेट जैसे अभी आया था लीगल टर्म्स, ये भी हम लोगों ने इंटर में नहीं पढ़ा, और इस तरह से भी नहीं पढ़ा, डेफिनेशन नहीं पूछा जाता इंटर में। लेकिन यहाँ पर क्या है, डेफिनेशन पूछ दी जाती है, जैसे ट्रांसलेशन की डेफिनेशन पूछ दी जाए, और एक्टिव पैसिव में किसी की डेफिनेशन पूछ ली, प्रीपोजिशन का इसकी डेफिनेशन, ये टेंस इनकी डेफिनेशन बहुत पूछी जाती है। तो आप इन डेफिनेशनों को पढ़ लीजिएगा, और मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो डेफिनेशन है उस पर भी एक वीडियो सेपरेट वीडियो बना दूंगी, जिससे कि आप उन डेफिनेशन को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप इसकी डेफिनेशन बता सकते हो, कुछ एग्जांपल बता सकते हो, और उनको भी एक्सप्लेन कर सकते हो। ओके, आप इस तरह से देख लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ तो एक एक समझा नहीं सकती हूँ, मैं कोशिश करूंगी कि मैं इन पे अलग वीडियोस बना दूं। अब नेक्स्ट जो हमारा है 1H, ये भी थोड़ा अलग है, ये भी हम लोग इंटर में बहुत कम ही पढ़े होंगे ये सब चीज, लेकिन जानते फिर भी हम इनसे अभी जानते हैं कि ये है क्या चीज। जैसे ब्लंडर वर्सेस मिस्टेक, ये ब्लंडर मीन्स भी होता है गलती, और मिस्टेक मीन्स होता है गलती, लेकिन कभी कभी ब्लंडर मिस्टेक एक साथ यूज कर दिया जाता है। जैसे सेंटेंस में लिखा भी है, यू हैव मेड अ ब्लंडर मिस्टेक, दोनों का मीनिंग ही एक होता है, हम दोनों को एक साथ नहीं लिख सकते हैं। इसका मीनिंग हो जाएगा मिस्टेक, मिस्टेक मतलब ऐसे नहीं लिख सकते, या तो ब्लंडर लिखो या तो मिस्टेक लिखो। तो कॉमन एरर इसमें पूछा जाता है हर बार, ये बिल्कुल 100% श्योर है कि आपका पेपर आता, पेपर में ये चीज बहुत पूछी जाती है, हर बार आता है कि 4 आपको कॉमन इंडियन एरर्स लिखनी है। तो आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आप इनको, ये जो मैंने लिखी है कुछ 4 लिखी हुई हैं, तो आप इनको पढ़ सकते हो, एक दो और एक्स्ट्रा पढ़ सकते हो, कि अगर लॉन्ग में पूछ लिया जाए तो आप उनको लिख पाओ अच्छे से, ठीक है। थोड़ा सा आप इनको एक्सप्लेन कर, पहले सेंटेंस लिख दो एक, और उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। जैसे मोर बेटर, दोनों का मीनिंग एक ही होता है, लेकिन कभी कभी मोर बेटर एक साथ यूज कर लिए जाते हैं, ये भी एक मिस्टेक हो जाती है। एक प्लेस और प्लेस, दोनों का मीनिंग अलग होता है, लेकिन कभी कभी प्लेस मीन्स होता है स्थान, और प्लेस एक होता है काइंड टाइप होता है, फिश का एक टाइप होता है। तो कभी कभी इनको एक साथ यूज कर लिया जाता है, या गलत जगह पे यूज कर लिया जाता है, ये भी एक मिस्टेक हो जाती है। अ लॉट और मैनी, दोनों का मीनिंग एक होता है, लेकिन कभी कभी गलत तरह से यूज किए जाते हैं ये। तो ये क्या है, कॉमन एरर्स हैं। आप इस तरह से कॉमन एरर्स को पढ़ सकते हो, पेपर में लिख सकते हो। आप इसके अच्छे से PDF डाउनलोड करिएगा टेलीग्राम चैनल से, और इनको आप अच्छे से अपने नोट्स खुद के बनाइएगा, इनको पढ़िएगा, लर्न कर लीजिएगा। और एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जो भी यूनिवर्सिटी हो, आपकी कोई भी यूनिवर्सिटी हो, कानपुर या कोई भी यूनिवर्सिटी हो, तो प्रीवियस ईयर के आप लोग पेपर बहुत सॉल्व करिएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सिटीज हर बार कोई नया पेपर नहीं बनाती हैं, ये कुछ हद तक पेपर रिपीट होता है। तो ये पेपर आप अगर अच्छे से पढ़ लोगे तो कुछ ना कुछ तो रिपीट हो ही जाएगा। जैसे कॉमन ईयर पूछा जाता है, तो आप यही जो मैंने लिखी है, यही कॉमन ईयर्स लिख सकते हो। डेफिनेशन अगर पूछ ली जाए उसकी, जैसे कि हम लोगों ने डिटरमाइनर की डेफिनेशन अभी देखी, आप इसकी डेफिनेशन लिख सकते हो जो हमने अभी लिखी, ठीक है। इस तरह से इस पेपर को बहुत अच्छे से देखिएगा, इनके नोट्स बनाइएगा, है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट आ जाओ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर आई, इसमें क्या है, मीडिया ट्रायल। मीडिया ट्रायल एक टॉपिक दे दिया, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। कोई भी टॉपिक दे सकता है, इसमें तो मीडिया ट्रायल दिया है, आपके एग्जाम में कोई दूसरा टॉपिक आ जाए, ज्यादातर एक चीज याद रखें, ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड ही होता है, जो लॉ से रिलेटेड होता है। अब सपोज आ जाए कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर, जो रिट्स हैं, इतनी किसी रिट्स के ऊपर आ जाए, डेमोक्रेसी के ऊपर आ जाए, टैक्स के ऊपर आ जाए, ओके, या यूनिफॉर्म सिविल कोड के ऊपर आ जाए, किसी चीज के ऊपर आ जाए, ठीक है, तो आपको उस पर एक शॉर्ट नोट लिखना है। और मैं कोशिश करूंगी कि इसका मैं एक वीडियो बनाऊं, जिसमें मैं कुछ इंपॉर्टेंट जो टॉपिक हैं उन पर एक वीडियो बनाऊं, जिससे आपको पता चल जाए कि हाँ ये टॉपिक आ सकते हैं, और उनको पढ़ पाओ आप, ठीक है। तो ये मीडिया ट्रायल क्या है, इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में बता देती हूँ, कि सपोज ये रिपीट हो गया अगर आपके पेपर में, तो आप इसको इसके बारे में थोड़ा बहुत तो पता होना चाहिए, ठीक है। मीडिया ट्रायल क्या होता है, जब कोई मामला कोर्ट में जाता है, सपोज जैसे कि अभी सुशांत वाला मामला था, कोर्ट में गया, ठीक है, लेकिन इधर बगल मतलब साइड में जो मीडिया है वो अपना केस चलाने लगती है, एक पब्लिक को एक अपना विश्लेषण देने लगती है कि क्या है मामला, किसने क्या किया, यही खुद वकील और जज बन जाते हैं, ठीक है। तो जो अपना एक अलग से विश्लेषण देते हैं मीडिया, तो इसी को मीडिया ट्रायल बोला जाता है, ओके। तो इस पर मैंने एक नोट लिखा है, इसको आप पढ़ सकते हो अच्छे से, और इसको अगर पेपर में आए तो आप लिख भी सकते हो, काफी अच्छा मैंने लिखा है।
ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हमारा 1J में क्या आया है, कम्प्रिहेंसिव स्किल। इसके ऊपर एक आपको नोट लिखना है, ठीक है। 4 नंबर का है आपका और इसके ऊपर ये क्या है कम्प्रिहेंसिव स्किल, ठीक है। तो इसके ऊपर एक नोट लिखनी है, डेफिनेशन लिखनी है। मैंने लिख दी हुई डेफिनेशन, काफी अच्छी भी है, इसको आप देख लीजिएगा, अब इसको रीड करिएगा, ओके। और वैसे भी मैं कोशिश करूंगी कि डेफिनेशन का मैं सेपरेट वीडियो बना पाऊँ। अब जो नेक्स्ट नंबर है हमारा सेक्शन बी में क्वेश्चन नंबर हमारा 2 है। इसमें क्या है, लीगल टर्म्स। लॉन्ग क्वेश्चन आपके स्टार्ट हो गए यहाँ से, ठीक है। लॉन्ग क्वेश्चन 15 नंबर के होते हैं और ये 15 नंबर में ही पूछा गया है। 3 आपको लीगल टर्म्स पूछ ली गई हैं जो कि लगभग 5-5 नंबर की हो गई। तो इनको आप सिर्फ 2-2 लाइन लिखकर भी छोड़ नहीं सकते, थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। जो पहली आपकी लीगल टर्म्स है ये है वॉलेंटियर नॉन फिट इंजूरिया, ठीक है। मीन्स अब इसको थोड़ा सा मैं हिंदी में वैसे तो इंग्लिश में इसका मीनिंग होगा टू अ विलिंग पर्सन इंजरी इज नॉट डन, ठीक है। लेकिन इसका मैं थोड़ा हिंदी में मीनिंग बता देती हूँ क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है ये, हो सकता है रिपीट हो जाए पेपर में, तो थोड़ा अगर इसके बारे में आपको पता रहेगा तो आप अच्छे से कर पाओगे। मीन्स क्या होता है, सपोज पहले मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ आपको, उससे आप और अच्छे से समझ जाओगे। सपोज ए और बी दो व्यक्ति है। ए की एक साइकिल है जिसमें मोटरसाइकिल है जिसमें ब्रेक नहीं है। बी कह रहा है मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा, वो बता रहा है कि इसमें ब्रेक नहीं है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फिर भी बैठ जाता है जानते हुए भी उसमें, और आगे चल के एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ भी हो जाता है। तो वहां पर अब ए की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, ए उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा क्योंकि उसने पहले ही उसको बता दिया था कि ब्रेक नहीं है। मीन्स जब किसी की इच्छा हो या उसकी सहमति हो और सहमति के साथ अगर उसको कोई दिक्कत हुई हो, कोई चोट लग जाए या कोई क्षति हो जाए, नुकसान हो जाए, तो वहां पर दूसरा व्यक्ति रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा, ओके। ये कुछ इस तरह से इसका मीनिंग है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से रीड करिएगा, नोट्स बनाइएगा इसके, ओके। और इनको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं काफी अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि रिपीट हो सकते हैं, ये काफी ज्यादा लीगल टर्म्स रिपीट होते हैं। नेक्स्ट हमारा मेंसरिया गलती माइंड। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब दायित्व अपराधी का दायित्व जब सौंपा जाता है या किसी व्यक्ति को अपराधी माना जाता है, तो उसमें यह देखा जाता है कि सिर्फ इसका कार्य अपराधी ना हो, ठीक है, इसका जो मन है वो भी अपराधी, यानी इंटेंशन भी होना चाहिए उस गलत कार्य करने का, सिर्फ कार्य ही नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह से इसका मीनिंग है, मैंने इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप इसको देख सकते हो। मैलिस इन लॉ, ठीक है, इंटेंडिंग टू समथिंग विच इज अगेंस्ट द लॉ, ठीक है, जो अगेंस्ट लॉ, ऐसा कार्य जो लॉ के अगेंस्ट हो। नेक्स्ट आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, वर्ड एंड एडमेटिक फ्रेजेस विद 5 एग्जांपल। ये भी काफी ज्यादा रिपीट हुआ है, बच्चों को इसमें बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि वो इंटर तक तो पढ़ के आए, सिर्फ इडियम फ्रेज पढ़ के आए हैं, ओके। लेकिन यहाँ क्या पूछ लेता है, इसकी डेफिनेशन भी साथ में पूछ लेते हैं और वो एग्जाम्पल भी पूछ लेते हैं, और ये रिपीट भी होता है। बहुत से बच्चे पेपर नहीं देखते प्रीवियस ईयर का और वो ऐसे एग्जाम देने चले जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि इसमें डेफिनेशन भी लिखनी है क्योंकि वो तो सिर्फ इडियम फ्रेजेस पढ़ के गए थे। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि आप साथ में डेफिनेशन भी पढ़िएगा, पहले लिखिएगा अच्छे से, उसकी नोट्स बनाइएगा, और फिर उसमें कुछ 5-6-7 आप पढ़ लीजिएगा इडियम फ्रेजेस, ओके। तो इसमें आपको डेफिनेशन लिखनी है थोड़ी सी, और इसमें कुछ एग्जांपल आप बता सकते हो, जैसे कि मैंने लिखा हुआ है कुछ, मैं रीड भी कर देती हूँ। फर्स्ट है द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड, ठीक है, बोथ वर्ल्ड, ठीक है, एक ये है। नेक्स्ट जो हमारा है वंस इन अ ब्लू मून। नेक्स्ट है हमारा व्हेन पिग्स फ्लाई, ओके, मींस समथिंग दैट विल नेवर हैपन, ऐसा कुछ जो कभी हुआ ना हो। नेक्स्ट हमारा जो टू फील अंडर द वेदर, ठीक है, टू नॉट फील वेल। नेक्स्ट है टू किल 2 बर्ड्स विद 1 स्टोन, टू सॉल्व 2 प्रॉब्लम्स एट वंस, ठीक है। ये मैंने कुछ 5 लिख दी हुए हैं, इडियम फ्रेज लिख दी है और ये डेफिनेशन लिख दी है, आप इनकी नोट्स बनाइएगा और अच्छे से इनको लर्न कर लीजिएगा। जो नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, इसमें क्या दिया गया है, आपको टेंसेस दिए गए हैं, ठीक है। कुछ सॉरी, इसमें टेंस की डेफिनेशन लिखनी है, आपको टेंस नहीं दिए, इसमें टेंस की डेफिनेशन लिखनी है और एग्जांपल भी लिखने हैं। ये टेंस वाला क्वेश्चन काफी ज्यादा रिपीट हुआ है, मैंने इसको देखा है 2-3 साल, ये काफी बार आया है क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में, तो इसलिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप इसको बहुत अच्छे से पढ़िएगा, क्या पता आपके एग्जाम में ही आ जाए, तो इसलिए आप इसको बहुत अच्छे से, और टेंस एक टॉपिक ऐसा है जिसमें आप लिख सकते हो, बहुत सारा लिख सकते हो, क्योंकि हम लोगों को बहुत अच्छे से टेंस आते हैं। आप टेंस की डेफिनेशन सिंपल से लिख दीजिएगा और इसमें आप इसके कुछ एग्जांपल बता सकते हो, जिस तरह से मैंने लिखा है, आप इस तरह से चार्ट बना सकते हो, इस पर तो बहुत अच्छे से चार्ट आप बना सकते हो, बहुत अच्छा ही लिख सकते हो। आप इस तरह से अलग अलग पास्ट टेंस को डिफाइन कर सकते हो, प्रेजेंट टेंस को डिफाइन कर सकते हो, फ्यूचर टेंस को, इसमें एक हेल्पिंग वर्ब का चार्ट भी बना सकते हो, इस तरह से इनके एग्जाम्पल भी लिख सकते हो। कोई और दूसरा तरीका आपको आता है उस तरह से भी लिख सकते हो, जितना अच्छा आप लिख पाओ उतने अच्छे आपको नंबर मिलेंगे। ये जो कुछ टॉपिक हैं जिसमें डेफिनेशन लिखी जाती है या कॉमन एरर्स, ये कुछ ऐसे टॉपिक हैं जिनमें आप बहुत अच्छे नंबर ला सकते हो अगर आपको थोड़ा बहुत भी इंग्लिश आती है या आप थोड़ा बहुत भी मेहनत करते हो तो। और भी एक चीज याद रखिए, बिना मेहनत के तो कुछ होता नहीं, अगर आपको टॉपर बनना है या बहुत अच्छे नंबर लाने हैं तो थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ेगी, ओके। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक पैसेज दे दिया जाएगा जिसमें कि आपको क्वेश्चन आंसर छाट के लिखने होंगे, जैसा कि हम लोग ये इंटर में भी पढ़ के आए हैं। क्या एक आपको आपके एग्जाम में आपके पेपर में एक पैसेज आ जाता था, जिस पैसेज को आपको पढ़ना होता था और उसके नीचे जो क्वेश्चन लिखे होते थे उसका आंसर देना होता था। ये चीज याद रखिएगा, ये काफी इंपॉर्टेंट है, काफी अच्छा एक टॉपिक है जिस पर आप अच्छे नंबर ला सकते हो।
इसमें आपको जो आंसर लिखने हैं वो सिर्फ पैसेज से ही उठा के बिल्कुल डिटो नहीं रखना है, थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज यूज करनी है, थोड़ा सा सेंटेंस को अपने हिसाब से लिखना है, जिससे कि एग्जामिनर को लगे कि आपने पैसेज को पढ़ा है, पढ़ करके अच्छे से आंसर दिया है। वरना बहुत बच्चे तो ऐसा भी करते हैं कि क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन में जो वर्ड यूज होते हैं पैसेज में देखते हैं, अगर वो कहीं भी वर्ड दिख जाते हैं तो वहां से लगाकर फुल स्टॉप तक आंसर लिख देते हैं। इस तरह से हमें नहीं लिखना है। अगर हमें अच्छे नंबर चाहिए तो हम इस तरह से नहीं लिखेंगे। ये कुछ इस तरह से क्वेश्चन है, आप पेपर देख लीजिएगा। ये जो ब्लू से लिखा है ये आपके पेपर में ही था, जो ब्लैक से लिखा है ये इसके आंसर है। ठीक है, इसका पैसेज आप देख सकते हो। पेपर इसका मैंने इस इंग्लिश का जो पेपर है, जो पेपर मैंने सॉल्व किया, ये पहले से इस पर मैंने वीडियोस बना दिए हैं, आप पहले उसको देखिएगा पैसेज क्या था। इसके कुछ क्वेश्चन थे, उसके मैंने आंसर दिए इस तरह से। अब नेक्स्ट जो है हमारा सेक्शन सी में आपको ट्रांसलेशन आया। इसमें क्या है, हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन करना है। याद रखिएगा आप लोग, BLLB फर्स्ट सेमेस्टर जो होता है इसमें हिंदी से इंग्लिश ट्रांसलेशन आता है। जो सेकंड सेमेस्टर होता है इसमें इंग्लिश से हिंदी आता है। ओके, तो इस बार जो आया है आपका ये हिंदी से इंग्लिश आया है। और मैं ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी इंग्लिश थोड़ी बहुत भी अच्छी है, ट्रांसलेशन आप कर लेते हो अच्छे से, तो फिर आपको ट्रांसलेशन को ही करना चाहिए, क्योंकि ट्रांसलेशन थोड़ा सा टॉपिक होता है, ज्यादा टाइम नहीं लगता है इसमें। और अगर आपका ठीक ठाक हो जाता है ट्रांसलेशन तो काफी अच्छे नंबर मिल जाते हैं इसमें। और जो हार्ड जो वर्ड होते हैं कुछ तो उनका स्पेलिंग उनकी नीचे दे दी जाती है, तो काफी अच्छा हो जाता है ये। तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आपको ट्रांसलेशन करना चाहिए। और दूसरा जो है आपका इसमें एशे राइटिंग। ठीक है, 7 नंबर पे आया है एशे राइटिंग। इस तरह से आप देख सकते हो। एक चीज बताएं आपको कि अगर आप ये सोचो कि आपको ये ज्यादा करना चाहिए, ये लाइन खींचनी चाहिए, इस तरह से डिजाइनें बनानी चाहिए, और तो इससे आपको ज्यादा नंबर मिलेंगे, ज्यादा अच्छे नंबर मिलेंगे, या आप अगर ऐसे नहीं बनाते तो आपके नंबर कट जाएंगे, ऐसा कुछ होता नहीं है। ठीक है, आप ये मत सोचिएगा कि हम डिजाइन अगर बनाएंगे नहीं तो हमारे नंबर कट जाएंगे, या हम डिजाइन ज्यादा बनाएंगे तो हमारे नंबर ज्यादा आ जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। बस ये सब इसलिए किया जाता है कि एग्जामिनर को थोड़ा कॉपी देखने में अच्छी लगे। ठीक है, एग्जामिनर जब क्योंकि एग्जामिनर के पास एग्जामिनर पूरी कॉपी पढ़ता ही नहीं। याद रखिएगा कि जैसे ऐसे ये जो आप अभी तक पढ़ के आए तो इसको जरूर पढ़ते हैं, ऐसी बात नहीं है। ये जो हम ऐसे लिखेंगे अब, तो एसी के अंदर क्या लिखा है पूरा पूरा कोई नहीं पढ़ता है। ठीक है, तो एग्जामिनर जब चेक करने कॉपी आपकी चेक करे तो ऐसा लिखो कि उसे लगे कि हाँ आप एक मतलब पढ़ के आपने लिखा है, या आपको थोड़ा बहुत भी आता है। ठीक है, तो ऐसे क्या होता है, कुछ बच्चे ऐसा लिखते हैं कि कोई हेडिंग नहीं लिखी होती है, उसके अंदर बिल्कुल ऐसे ही पैसेज वाइज पैराग्राफ वाइज लिख देते हैं। उसमें क्या होता है, एग्जामिनर पढ़ेगा है नहीं और ऐसे ही चेक कर देगा, तो उसे लगेगा कि ऐसे मतलब जब पढ़ेगा नहीं तो उसे क्या पता आप अंदर कितना भी अच्छा लिख दो। लेकिन अगर आप उसको हाईलाइट कर दो या उसकी हेडिंग्स डाल दो तो एग्जामिनर हेडिंग से ही समझ जाएगा कि इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। आपको समझ जाएगा कि आपको कुछ बहुत पता है इसके बारे में। ठीक है, तो मैंने एक मेथड निकाला है ऐसे लिखने का, शायद आप लोगों में से पता भी हो किसी को। ये जो ऐसे का तरीका है, इसमें क्या है, आपको हेडलाइंस कुछ लिखनी है जो आप ऐसे के अंदर लिखने वाले हो। जैसे इंट्रोडक्शन आप लिखोगे पहले, फिर काइंड ऑफ फंडामेंटल राइट्स, और ये कौन कौन से फंडामेंटल राइट्स को आप डिस्कस करोगे ये भी लिख दोगे। अब इसका जेनेसाइज क्या है, अमेंडमेंट्स क्या है, कंक्लूजन क्या है। ठीक है, आपने हेडिंग डाल दी पहले पेज में, आप उसके बाद आप अपना ऐसे लिखना शुरू करो, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ये मैंने खुद एक्सपीरियंस किया हुआ है। ओके, अब एक चीज और याद रखिएगा, जैसे ही आप ऐसे शुरू करें तो एक कोई कोटेशन लिख दीजिएगा, उस टॉपिक से रिलेटेड किसी का भी एक कोटेशन लिख दीजिएगा। ओके, मैंने तो यहाँ पे भीमराव अम्बेडकर का लिखा है और ये काफी थोड़ा सा बड़ा भी है, मैंने तो गूगल से लिखा है। ठीक है, लेकिन आपको इतना याद करना थोड़ा मुश्किल भी हो जाएगा, लेकिन मैं तो आपको यही बताऊंगी कि आप कोई भी कोटेशन जो इस टॉपिक से रिलेटेड हो, फंडामेंटल राइट से रिलेटेड हो, और थोड़ी ऐसी हो जिसको आप समझ सकते हो, जो एग्जाम तक आप याद रख पाओ, ऐसा कोई कोटेशन याद कर लेना। ठीक है, 1 से 2 कोटेशन बिल्कुल 100% याद कर लेना। टॉपिक में बता दूंगी, जो जैसे एसे के टॉपिक है, डेमोक्रेसी हो गया, और वायलेंस अगेंस्ट वुमेन आ जाता है टॉपिक, या जुडिशियल एक्टिविज्म आ जाता है, या आपका ये आ जाता है ह्यूमन राइट्स, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, और एजुकेशन के ऊपर आ जाता है। इस तरह से कुछ टॉपिक है, इनके ऊपर आप पढ़ लीजिएगा कुछ कोटेशन, और आप पहले और लास्ट में इनको लिख दीजिएगा, तो यकीन मानिए आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब इसके बाद कोटेशन लिखने के बाद आप इसको एक्सप्लेन करने लगोगे, इंट्रोडक्शन, फिर एक एक फंडामेंटल राइट्स जो भी हैं हम इनको एक्सप्लेन करेंगे। यहाँ पे देखो मैंने ये भी लिख दिया है, आर्टिकल भी लिख दिए। और हाँ, आपको अगर नंबर ज्यादा अच्छे चाहिए ऐसे में, तो आप ऐसे में क्या करिएगा, केसेस 1-2 लिख दीजिएगा। जैसे मैंने 1-2 लिखे भी होंगे इसमें केसेस। हाँ, ये देखिए लिखा है मैंने, एक ये केसेस लिखा है, और बस एक ही लिखा है। तो आप 1 या 2 केसेस लिख दीजिए, ज्यादा मत लिखिए क्योंकि इतना बड़ा ऐसे भी नहीं लिख सकते हम। ठीक है, तो आप केस लिख दीजिएगा, कोई कोटेशन है कोटेशन लिख दीजिएगा। ठीक है, और कोई आर्टिकल आया है, कोई आर्टिकल है, कोई धारा है, मीन सेक्शन है कोई, या कोई कोई ये देखिए मैंने कुछ लिखे जो लॉ, कोई कानून बना, कोई कानून का आप इसमें थोड़ा सा रेफरेंस दे सकते हो। ठीक है, इसके बाद कंक्लूजन लिख दिया। ओके, तो और एक चीज और याद रखिएगा। अब इसमें मैं एक चीज बता दूं आपको कि जो इतना ही पेपर नहीं आता है, पेपर थोड़ा और भी आता है, लेटर आता है, और एक आपका आता है प्रेस्टीज राइटिंग आता है। ठीक है, इसमें मैंने इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि वो प्रेस्टीज राइटिंग तो काफी टफ हो जाता है बच्चों के लिए। ठीक है, लेकिन लेटर जो होता है ये भी काफी अच्छा होता है। लेटर कुछ टॉपिक पे आता है,
कभी कभी क्या होता है, बच्चों को पता नहीं होता है कि लेटर किस टॉपिक पे आएगा, इसलिए लेटर नहीं पढ़ पाते हैं, तो इसलिए मैंने छोड़ दिया है वो चीज़। ठीक है, अगर आपको लेटर अच्छा आता है तो लेटर का मेथड आप बिल्कुल तैयार रखिएगा, एक दो मेथड आप पढ़ लीजिएगा कि किस तरह से लेटर लिखना है, और पेपर में आ जाए। जब कुछ ना है, सिर्फ वही चॉइस में हो, तो उसको भी अटेम्प्ट कर लीजिएगा। बाकी मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको ये करना चाहिए, ट्रांसलेशन करना चाहिए और ऐसे करना चाहिए। ठीक है, ऐसे में बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं, ट्रांसलेशन में बहुत अच्छे नंबर मिल जाते हैं। अगर आपको लेटर आता है तो बिल्कुल आप करिए, लेटर करिए, अच्छे नंबर मिलेंगे उसमें भी, क्योंकि उसमें एक फॉर्मेट होता है, फॉर्मेट आपका सही है तो थोड़ा बहुत मैटर आप लिख सकते हो, और तो आपको बहुत बहुत अच्छे नंबर मिल सकते हैं। ओके, तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने इसमें सब कुछ कवर करा दिया हो, लेकिन अगर फिर भी कुछ छूट गया होगा तो मैं कोशिश करूंगी दूसरा वीडियो बनाने के लिए, उस पर मैं बाकी जो छोटी चीज़ें हैं, जो छूट गई हैं, वो चीज़ें कवर करा दूंगी। और जो कुछ टॉपिक हैं, जैसे डेफिनेशन वाला पोर्शन हो गया, और आपका एसे के टॉपिक हो गए, और जो नोट्स लिखा जाता है जिस टॉपिक पे, कुछ ऐसे टॉपिक पे वीडियो मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगी। ओके, तो आप इस चैनल से जुड़े रहिएगा, जैसे वो वीडियोस बनाऊंगी आप लोगों को मिल पाए ताकि। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।